हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौनी स्टडी पॉइंट में। हम सॉल्व कर रहे थे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स वर्ष 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसकी हमने 3 क्लास प्रीवियस में कंप्लीट हो गई थी, जिसकी हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं क्लास 4, जिसमें अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके लिए रहने वाले हैं जो कि वर्ष 2021 में आयोग के द्वारा पूछे गए थे। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी। जो एग्जाम दे चुके हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का, उनको तो एक आइडिया है और पता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिससे उनको पता लग जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, किस लेवल के होते हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पेपर की बात करें तो वर्ष 2021 का एक क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 3 पार्ट में डिवाइड रहता है क्वेश्चन पेपर। पार्ट यानी पार्ट 1 में, भाग फर्स्ट में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जीके पर भी फोकस करना है। कुछ क्वेश्चन जीके के यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, तो आपको देख लेना है। उसके बाद पार्ट सेकंड में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी संख्या 20 होती है, यानी 30 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन हिंदी के। मेन सब्जेक्ट नर्सिंग की अगर बात करें तो भाग थर्ड में जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है नर्सिंग का, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 120 होती है। और जो कुल मिलाकर प्रश्न पूछे जाते हैं 170 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो थी प्रश्न की बात कि कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और नर्सिंग। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग की गुड कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है कि अच्छी विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है एक्यूरेसी, ऑप्शन बी कॉन्सिस्टेंस, ऑप्शन सी है थ्रोजनेस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछा गया है अच्छे अभिलेखन तथा प्रतिवेदन के लक्षण है। ऑप्शन ए शुद्धता, ऑप्शन बी संक्षिप्तता, ऑप्शन सी है पूर्ण संपूर्णता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है गुड रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग के लिए गुड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। गुड रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग के लिए शुद्धता भी होनी चाहिए, संक्षिप्त भी होना चाहिए और संपूर्णता भी होनी चाहिए। ये सारी की सारी विशेषता गुड रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग की होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी अच्छे रिकॉर्ड और रिपोर्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच वन इज द प्रीफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अंडर 5 ओल्ड चिल्ड्रन। जो 5 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं उनमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन ए है डेल्टोइड साइट, ऑप्शन बी है वेस्टर लैटरल साइट, ऑप्शन सी है विंट्रोग्लूटियल साइट और ऑप्शन डी है डोर्सोग्लूटियल साइट। तो यहाँ पे आपको बताना है जो 5 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर हम आईएम इंजेक्शन लगाना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त साइट क्या होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टस लैटरल साइट, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जांघ के ऊपरी भाग में सबसे उपयुक्त जगह होती है 5 वर्ष से छोटे बच्चों में आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक इमेज दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये वेस्टर लैटरल साइड है और ये इतना एरिया वेस्टर लैटरल साइड का होता है, जिसमें ये येलो कलर्स का जो एरिया है यहाँ पर इंजेक्शन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाइंड मिल्क ऑफ मदर ब्रेस्ट इज रिच इन। जो हाइंड मिल्क होता है मदर का, उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, माँ के स्तन से ब्रेस्ट मिल्क से बाद में निकलने वाले दूध में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, यह यहाँ पर पूछा गया था। ऑप्शन ए था
फैट्स अलोंग विद विटामिन ए एंड ई। ऑप्शन बी था विटामिन एंड मिनरल्स, और ऑप्शन सी था प्रोटीन, और ऑप्शन डी लैक्टोज। तो जो हाइंड मिल्क होता है, जो बाद में निकलने वाला ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में फैट अलोंग विद विटामिन ए एंड ई होती हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो हाइंड मिल्क होता है उसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फैट, विटामिन ए और ई ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। हाइंड मिल्क कंटेन हाइयर फैट, यानी अधिक मात्रा फैट होता है, विटामिन ए होता है और ई होता है। कैलोरी किसके मुकाबले? फॉर मिल्क, जो पहला फॉर मिल्क होता है उसके मुकाबले जो हाइंड मिल्क होता है उसमें फैट्स, विटामिन ए और ई अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी गई हैं और यहाँ पे आपको मैच करना है लिस्ट ए को लिस्ट बी से। अब ये BMW यानी बायोमेडिकल वेस्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। लिस्ट ए में दिया गया है रेड बैग, लिस्ट बी येलो बैग, लिस्ट सी ब्लूइश या फिर वाइट पंचर प्रूफ बैग, और ऑप्शन यहाँ पर डी है ब्लैक बैग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसमें रेड बिन में किस तरह की चीज़ें आती हैं, येलो में किस तरह की चीज़ें आती हैं, और वाइट में किस तरह की होती हैं, और ब्लैक में किस तरह की होती है। तभी हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। जब तक हमें बायोमेडिकल वेस्ट के जो विन होते हैं उनके बारे में नहीं पता होगा तब तक हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले येलो विन की अगर बात करें तो येलो विन में जो ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट, एक्सपायर मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, बॉडी फ्लूइड और क्लिनिकल वेस्ट, ये सारी की सारी येलो विन में आती हैं। उसके बाद रेड विन की बात करें तो रेड विन में कंटामिनेटेड वेस्ट रिसाइकेबल, यानी जिस वेस्ट को रिसाइकिल किया जा सकता है, प्लास्टिक बैग, बोटल्स, पाइप्स, कंटेनर और कैथेटर। जो प्लास्टिक से बनी चीज़ें होती हैं वो रेड विन में आती हैं, और जो रिसाइकिल हो सकती है वो रेड विन में आती हैं। उसके बाद वाइट की बात करें तो वाइट में स्कल्पल, ब्लेड्स, निडल्स, सिरिंज विद फिक्स निडल, शार्प मेटल, निडल टिप कटर, ये सारी की सारी चीज़ें वाइट में आती हैं। स्कल्पल, ब्लेड्स, निडल, सिरिंज, शार्प मेटल, निडल टिप कटर। उसके बाद ब्लू की अगर बात करें तो ब्लू में ब्रोकन ग्लासवेयर, यानी कि जो कांच से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी ब्लू में आती हैं। साइटोटॉक्सिक वेस्ट, मेटाबॉलिक बॉडी इम्प्लांट, कंटामिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन वायल, जो मेडिसिन वायल होती हैं जो कांच की बनी होती हैं वो ब्लू में आती हैं। और ब्लैक की बात करें तो ब्लैक जो बिन होता है तो ब्लैक बिन में केवल जो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट होता है वही आता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि रेड, येलो, वाइट और ब्लैक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं कि क्या सही होगा। रेड की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है रेड, तो रेड से हमारा ये जो ग्लव्स होते हैं वो रेड में आ जाएंगे, यानी दस्ताने या फिर ग्लव्स, क्योंकि ये रिसाइकिल भी होते हैं और प्लास्टिक के भी बने होते हैं, रबड़ के बने होते हैं जो कि रेड में आते हैं। तो यहाँ पर ए का 2 से मिलान हो जाएगा। उसके बाद पीले बैग की बात करें, येलो बैग की, तो येलो बैग में जो इन्फेक्टेड बैंडेज वगैरह होती हैं तो वो यहाँ पर पट्टी वगैरह तो येलो विन में आ जाएंगी। उसके बाद ब्लूइश या वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर की बात करें तो उसमें निडल आ जाएंगी। ब्लैक बैग की बात करें तो स्टेशनरी वेस्ट जो कि नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट होता है तो वो स्टेशनरी, यानी ब्लैक का मिलान यहाँ पर स्टेशनरी वेस्ट से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक बार आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझनी होगी कि कौन से बिन में कौन सा वेस्ट आता है, तभी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, केवल एक बार आपको बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ना है और उसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ से पता लग जाएंगी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बायोमेडिकल वेस्ट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैनेजमेंट हैज फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन में आपको विशेष ध्यान रखना है, जो ऑप्शन नहीं होता है वही आपको राइट आंसर देना है। जो मैनेजमेंट के फंक्शन यहाँ पर नहीं है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिक्टेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता है। तो उससे पहले आपको मैनेजमेंट के फंक्शन पता होने चाहिए। प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग ये मैनेजमेंट के फंक्शन है, और जो डिक्टेटिंग होता है वो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ए कंडीशन इन विच फॉर स्किन ऑफ पेनिस इज सो मच नैरो दैट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लांस ऑफ पेनिस। क्वेश्चन में पूछा गया है एक ऐसी परिस्थिति या फिर स्थिति जिसमें पुरुष के लिंग की आगे की जो चमड़ी होती है वो इतनी संकरी हो जाती है कि उसको लिंग के ग्लांस पेनिस के पीछे नहीं खींचा जा सकता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्रिप्टोऑर्किडिज्म, ऑप्शन बी है फिमोसिस, ऑप्शन सी इपिस्पेडाइस और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ऐसी कंडीशन जिसमें जो पेनिस की फॉरेन स्किन होती है, जो ग्लांस पेनिस होता है उसकी फॉरेन स्किन होती है, वो पीछे रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है, ग्लांस पेनिस के पीछे नहीं खींचा जा सकता है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फिमोसिस, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक ऐसी कंडीशन जिसमें पुरुष के लिंग की जो आगे की चमड़ी होती है, फॉर स्किन होती है, वो इतनी संकरी या फिर नैरो हो जाती है कि उसको ग्लांस पेनिस के पीछे नहीं किया जा सकता है, उस कंडीशन को फिमोसिस कहा जाता है। वहीं इपिस्पेडाइस की बात करें तो ये एक रेयर बर्थ डिफेक्ट होता है जिसमें जो ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की वो अबनॉर्मल होती है, उस कंडीशन को इपिस्पेडाइस कहा जाता है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, फिमोसिस और इपिस्पेडाइस। फिमोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें जो फॉर स्किन होती है ग्लांस पेनिस की उसको पीछे नहीं की रिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और जो इपिस्पेडाइस होता है वो एक बर्थ डिफेक्ट होता है जो कि ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की वो अबनॉर्मल होती है, उस कंडीशन को इपिस्पेडाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलिगोयूरिया मीन्स। ओलिगोयूरिया का क्या मतलब होता है, ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन ए था ऑप्शन ए मोर यूरिन आउटपुट एट नाइट, यानी रात में ज़्यादा मूत्र आना। ऑप्शन बी पूछा गया था यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml इन 24 आवर्स, यूरिन का जो आउटपुट है वो 24 घंटे में 100 ml से कम होना। या फिर ऑप्शन सी यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे में 100 ml से कम मूत्र होना। और ऑप्शन डी था यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स, 24 घंटे में 400 ml से कम यूरिन आउटपुट होना, उस कंडीशन को ओलिगोयूरिया कहा जाता है। यही इसका राइट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 घंटे में 400 ml से कम यूरिन आउटपुट होना, उस कंडीशन को ओलिगोयूरिया बोलते हैं। वहीं अगर पॉलीयूरिया आपसे पूछ लिया जाए, पॉलीयूरिया क्या होता है, तो यूरिन आउटपुट मोर देन 400 ml इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में 2400 ml से अधिक यूरिन आउटपुट अगर है तो उस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहा जाता है। वहीं अगर एनीयूरिया की बात करें तो यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में 100 ml से कम यूरिन आउटपुट होने को एनीयूरिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है, ओलिगोयूरिया 24 घंटे में 400 मिलीलीटर से कम यूरिन आउटपुट होना, पॉलीयूरिया 24 घंटे में 2400 ml से अधिक यूरिन आउटपुट होना, और एनीयूरिया 24 घंटे में 100 ml से कम यूरिन आउटपुट होना। ये तीनों कंडीशन या फिर तीनों टर्म आपको ध्यान रखनी है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन इज नोन एज। मनुष्य के भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपके सामने सोशल साइंस, ऑप्शन बी है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी है एक्लचरेशन और ऑप्शन डी है सोशियोलॉजी।
4 ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे आपको बताना है मनुष्य के भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एंथ्रोपोलॉजी। जो मनुष्य का भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन होता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन एप्गार स्कोर। कौन सा पैरामीटर एप्गार स्कोर में इंक्लूडेड नहीं है, शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है हार्ट रेट, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी मसल टोन और ऑप्शन डी है कलर ऑफ द बेबी। तो एप्गार स्कोर की अगर बात करें तो एप्गार स्कोर के जो इंडिकेटर होते हैं उनकी एक बात कर लेते हैं। A4 होता है एक्टिविटी यानी मसल टोन, P4 होता है पल्स, G4 होता है ग्राइमेंस या फिर रिफ्रैक्टिविटी, A4 होता है अपीयरेंस यानी स्किन कलर और R4 होता है रेस्पिरेशन। तो ये एप्गार स्कोर के इंडिकेटर होते हैं। A4 एक्टिविटी, P4 पल्स, G4 ग्राइमेंस, A4 अपीयरेंस और R4 रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि पूछा गया था कि जो एप्गार स्कोर का इंडिकेटर नहीं है वो आपको बताना था। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर एप्गार स्कोर का इंडिकेटर नहीं होता है, हार्ट रेट भी होता है, मसल टोन भी होता है, कलर ऑफ द बेबी भी होता है, बट ब्लड प्रेशर एप्गार स्कोर का इंडिकेटर नहीं होता है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेल कटिंग इज ट्रू एक्सेप्ट। नाखून काटने के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथन सत्य हैं सिवाय इसके। तो एक बार ऑप्शन आप पढ़ लें एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आप एक बार इसको देखना चाहें तो देख लेना, हालांकि ये यूपीपीएससी आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है क्वेश्चन। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एल्जाइमर डिजीज इज। एल्जाइमर डिजीज का मुख्य लक्षण क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है अर्ली मेमोरी लॉस, ऑप्शन बी रिसेंट मेमोरी लॉस, ऑप्शन सी अर्ली एंड रिसेंट मेमोरी लॉस और ऑप्शन डी है होल मेमोरी लॉस। तो जो एल्जाइमर डिजीज होती है उसका जो मेन या फिर मुख्य लक्षण होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो होता है रिसेंट मेमोरी लॉस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे। थोड़ा सा समय का अभाव के कारण क्लास नहीं बन पा रही है। कोशिश रहेगी कि आपको ये पूरे के क्वेश्चन करा दिए जाए, 170 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाए, जिससे कि आपको पता लग जाए किस तरह के क्वेश्चन यूपीपीएससी आयोग पूछता है। उससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा और आपकी तैयारी को एक दिशा भी मिल जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट हमें और किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने हैं। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।